अगर कोई इस देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है तो क्या लगता है वो सरकार नहीं बना सकती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के रूम में है और चंद्रशेखर आजाद जी या बहुजन समाज पार्टी जितने भी नेता हैं इनको इनके साथ अलायंस करना चाहिए और एक नया अलायंस बनाएं। हालांकि मायावती जी ने बना दिया है, इनको उनका समर्थन करके आप इस देश का दलित प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। चंद्रशेखर आजाद जी युवाओं की ऊर्जा है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज की शान है। और ऊर्जा और शान जब एक मंच पे आ जाएगी तो मुझे लगता है कि एक दिन नहीं लगेगा, पूरे भारत देश में तख्ता पलट जाएगा और फिर से बहुजनों का शासन हो जाएगा। देखिए, इस पूरे भारत देश में सिर्फ दो विचारधाराएं हैं। जितने राजनीतिक दल हैं, जितने सामाजिक दल हों, जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ दो विचारधाराओं पे काम करते हैं। तीसरी कोई विचारधारा नहीं बनी। पहली विचारधारा अम्बेडकरवाद की है, यानी अम्बेडकरवादी विचारधारा। जो दूसरी विचारधारा है वो मनुवाद की है, यानी ब्राह्मणवाद की विचारधारा। अगर हमको जो हमारा लोग है वो हमारे लोग हमारी विचारधारा से जुड़ेंगे, हमारे जो लोग हैं वो हमारी विचारधारा से जुड़ेंगे। अगर हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, अगर ये गांव गली में जा कर के, आज आप देखिए किसी भी चाहे जिस फील्ड में चले जाइए, अगर युवाओं से बात करें तो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी अपनी समस्या है। किसानों से मिले तो महंगाई के मारे झूल रहे हैं। व्यापारियों से मिले वो जो है, जो छोटे व्यापारी हैं उनका रोजगार नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जो है पूंजीवाद का समय आ गया है। जितने बड़े बड़े लोग थे, उद्योगपति थे, सारा धंधा उन्हीं के पास चला जा रहा है। जो वर्तमान सरकार है भाई एयरपोर्ट को बेच दिया, निजीकरण लेके चली आ रही है, रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, LIC बेच दिया, सब कुछ तो बेचे चले जा रहे हैं। बड़ा प्रश्न है जो चाय बेचने वाला था इस देश की सभी चीज़ों को बेचे दे रहा है और हमारे नेता इस चीज़ को मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। उनको ये चीज़ ये समझानी चाहिए हमारे लोगों को कि बेरोजगारों के पास आज रोजगार है। आप हमारे लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। अंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हमारे जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने भविष्य का वो रास्ता अपने आप चुन लेंगे, ढूंढ लेंगे। आप जो आज लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त में दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप लोगों को यही शिक्षा दे देते, अगर लोगों का भी रोजगार दे देते तो लोगों को आपके हाथ आगे कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगनी पड़ती। आज मैं देखता हूँ, सोचिए मैं प्रधान हूँ, मैं देखता हूँ लोग 5-5 किलो राशन के लिए लड़े जा रहे हैं कि भैया हमारा राशन कार्ड नहीं आ रहा, हमारा राशन नहीं बन पा रहा है। ये बड़ा प्रश्न है कि जो लोग कल अन्नदाता थे, देने वाले थे, अब मैं देखता हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ तो मैं यहाँ की स्ट्रेटजी को समझ रहा हूँ कि जो हमारे गांव में लोग थे मांगने के लिए आ जाते थे तो हमारे घर की माताएं बहनें तो बिना किसी से पूछे, चाहे वो कटोरा भर के जो है उनको चावल हो, चाहे आटा उनको भर के दे देते बिना माप तौल किए। जो अन्नदाता जो देता था दूसरों को, आज वो 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा करके पूरा दिन का नुकसान करके आज राशन की दुकानों पर खड़ा है। सोचिए हमको कहाँ पे सरकार ला दी है। जो अन्नदाता था वो भिखमंगा हो गया है, वो 5 किलो राशन के लड़ा घूम रहा है कि हमको 5 किलो राशन मिल जाए। और जो कभी बिना माप तौल के किसी एक जो दरवाजे मांगने वाला आ जाए उसको मांगने के लिए दे देता था, आज ये स्थिति आ गई। तो हमारे नेताओं को इन मुद्दों पे काम करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। देखिए बिहार सरकार ने कितना बड़ा अच्छा काम किया है। देखिए कितने BPSC उसके टीचर की नौकरियां निकाली है और यहाँ की सरकार ने क्या किया है। अगर जो सरकारें वर्तमान में चल रही हैं, अगर ये नौजवानों को रोजगार दे दें, सरकारी नौकरियां दे दें और जो है किसानों को महंगाई से छुटकारा दे दें। किसान अपनी फसल जब बेचता है उसकी फसल जो है 1400-1500 बिकती है, जब वो लेने जाता है तो उसको DIP जो है 2000 रुपये मिलती, 2200 की मिलती। सोचिए दुर्व्यवहार किया ना जा रहा किसानों के साथ। हमारे नेताओं को ये मुद्दा उठाना चाहिए। बेरोजगारी हो गया, महंगाई हो गया और जो है निजीकरण हो गया। अगर निजीकरण हो जाएगा तो मुझे लगता है जो भारत में संविधान लागू है कि बाबा साहब ने सबको अधिकार दिए हैं, हमारे लोग इस अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। हम सरकार से तो लड़ सकते हैं। तो जी ये पेन हमारा हो गया, ये मान लीजिए ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा हो गया। अब मैंने इसको खरीद लिया, अब हम चाहें या आपको दें चाहे न दें, ये आपका अधिकार नहीं बनता है कि आप हमको इससे आप जो है इसको लड़ करके छीन लें, क्योंकि इसको मैंने खरीद लिया है। अगर मैंने रेलवे खरीद ली, मैं ये अडानी और अंबानी जी की बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने रेलवे खरीद ली, वो जब चाहें तो आपको नौकरी रखें, वो चाहे न रखें, तो आपको जो है कान पकड़े भगा देंगे। उन्होंने एयरपोर्ट खरीद लिया, वो चाहे आपको रखें चाहे न रखें। जब सब कुछ उनका हो गया, निजीकरण जब उनका सब कुछ हो गया, प्राइवेटाइजेशन उनका हो गया है,
तो अब हमारे जो लोग हैं ये कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लोगों को भी समझना चाहिए और इनकी इस चाल को समझना चाहिए। देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, सोचने की जरूरत है। ये सरकार कब तक रहने वाली है, अभी कुछ 5-6 महीने तक के लिए, और प्रधानमंत्री जी राशन कब तक फ्री देने की बात कर दी, 5 साल तक के लिए। यानी आप पहले ही सरकार में आ गए क्या, लोकतंत्र है भी या नहीं है, खत्म हो गया है। आप जो सरकार ठीक है, आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपकी जब तक सरकार तब तक आप देंगे। लेकिन आपने घोषणा कर दिया हम 2000 जो है 28-29 तक जो है फ्री में राशन देंगे। कैसे दोगे भाई, पता आपकी सरकार ना बने तो। इसलिए जो हमारे लोग इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, देखिए 2 बातें समझनी होगी, एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। और ये दोनों लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जाए तो बीजेपी आए और बीजेपी जाए कांग्रेस आए। और यही हमारी जो बिकाऊ मीडिया है वो यही दिखाना भी चाहती है। चैनल खोलो तो यो राहुल है कि मोदी है, मोदी है कि राहुल है, राहुल है कि मोदी। अरे और कोई नेता है कि नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। सोचिए बड़ा प्रश्न है। इस पूरे भारत देश की बहुजन समाज पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरे नंबर की। आज तक किसी भी चैनल ने उस नेता का नाम नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया भाई, उसके भी तो वोटर हैं। अगर कोई इस देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी हो सकती है तो क्या लगता है वो सरकार नहीं बना सकती है। आज जब जितने भी लोग देखो तो कहते हैं कांग्रेस देंगे कि मोदी देंगे, मोदी देंगे कि राहुल देंगे। अरे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी क्यों नहीं देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। क्या दलित इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, बन सकता है। लेकिन इस मीडिया ने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इस मीडिया ने लोगों के अंदर ये उपज पैदा करने का काम किया है कि लोग जो तीसरी पार्टी है उसके विषय में सोच ही ना पाए। अगर इनको डर है कि अगर आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बन गई तो जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो निजीकरण है, जो पूंजीवाद लागू हो गया है, जो बेरोजगारी है, जो किसान महंगाई से परेशान है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इन 4 जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इस कार्यकाल के रहते दौरान उन्होंने सब कुछ कर दिखाया है जो एक मुख्यमंत्री को कर दिखाना चाहिए। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के रूप में है। और चंद्रशेखर आजाद जी या बहुजन समाज पार्टी जितने भी नेता हैं, इनको इनके साथ अलायंस करना चाहिए और एक नया अलायंस बनाएं। हालांकि मायावती जी ने बना दिया है, इनको उनका समर्थन करके आप इस देश का दलित प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। तब जाकर के महंगाई, भ्रष्टाचार, निजीकरण, महंगाई, बेरोजगारी, इन सबसे इस पूरे देश के लोगों को निजात मिलेगी। और बन भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आपकी आबादी 85% है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग चाहें तो इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अब तक जो अल्पसंख्यक वर्ग था उसने बहुजन समाज पार्टी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला करके उसने बहुजन समाज पार्टी का सहयोग किया है। और जो है उन्हीं इन सब लोगों के सहयोग से बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी जी वो भी एक अपना एक दल चलाते हैं, वो भी एक नेता हैं, सांसद भी हैं और जो है अच्छे नेता हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी अच्छे नेता हैं, अपने लोगों की हक हुकूक की आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि असदुद्दीन ओवैसी अगर मायावती जी का या बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे तो उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। तो अगर वो ये चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं उनके भी हक अधिकारों की रक्षा हो और जो ये पूरे बहुजन समाज के हक अधिकारों की रक्षा हो, तो उनको यही चाहिए कि वो बहुजन समाज पार्टी का बिना किसी शर्त के उनका जो समर्थन करना चाहिए और तभी जाकर के पूरे बहुजन समाज का और जो अल्पसंख्यक वर्ग का सभी का कल्याण होगा। जो 2022 का जो चुनाव हुआ था तो आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने अपनी पार्टी से कई लोगों को चुनाव में लड़ाया था और वो स्वयं चुनाव लड़े थे। उसका क्या नतीजा रहा था लोगों ने देखा और कितने वोट उनको मिले थे ये भी लोगों ने देखा। जब पूरे चारों तरफ हर चैनल पे हर एक गली में लोगों ने ये कहा कि बीएसपी कहीं फाइट में है ही नहीं, लोगों ने ये दुष्प्रचार कर दिया कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, जबकि ये षड्यंत्र करके किया गया। तब इस पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को 1 करोड़ वोट मिला था।
12% 13% वोट तब बहुजन समाज पार्टी को मिला था कि जब चारों तरफ ये कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है और बहुजन समाज पार्टी कहीं फाइट में नहीं है। तब बीएसपी को 1 करोड़ वोट मिला था। ये थोड़ा वोट नहीं हो गया, 12-13% वोट मिला था। तो यानी सोचिए, अगर ये दिखाया जाता और ये कहा जाता कि बीएसपी लड़ाई में लड़ रही है, तो आपको नहीं लगता कि बीएसपी सरकार बना लेती? ये आज तक का इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, आज तक का इतिहास। तब भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी नहीं बना पाई। और अगर यही लोग बीएसपी के समर्थन चले जाते, सोचिए बीएसपी के साथ जब कोई नहीं था और सिर्फ उनके अपने लोग थे, अपने कार्यकर्ता थे, जो उनके मेन वोटर हैं, जब वो उसके साथ थे, तब बीएसपी के 12% वोट थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ आज यूथ जुड़ा है, ये सत्य है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो यूथ चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जुड़ा है, उसने बहन जी के उस त्याग और संघर्ष को नहीं देखा। एक समय था जिस समय हमारे समाज के बहन बेटियों को घर से बाहर निकलना ताजुब था। उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने लोगों की हक आवाज़ को उठाने के लिए दिन रात संघर्ष करके सड़कों पर उतरी थी। आज भी किसी के अंदर औकात है, दम है कि अपनी बहन बेटियों को भेज दे सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए? आज भी उनको चूल्हा चौका में समेटे हुए हैं लोग। इसे जो यूथ जुड़ा है उनके साथ, उसने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष को नहीं देखा है। जिस दिन ये यूथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष को समझ जाएगा, उस दिन आप देखिए, समझा तो है, ये भी सत्य है, लेकिन अभी जो यूथ गुमराह है वो समझ नहीं पा रहा है। अगर उसने बहन जी के उस त्याग और संघर्ष को समझ लिया, तो आप ये यकीन मान लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी मजबूरी पड़ जाएगी, वो अपनी पार्टी को छोड़ के बीएसपी के साथ चले आएंगे। लेकिन आप अगर वोट की बात करें कि वोट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है बटोर ले जाएंगे, जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और जब तक बहुजन समाज पार्टी है, तब तक चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो है वोट के मामले में दाल गलने वाली नहीं है। पूरा बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, आदरणीय बहन मायावती जी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब बात आती है चंद्रशेखर आज़ाद जी के राजनीतिक मायने की। उनका राजनीतिक मायना देखिए, वो लड़ चुके हैं। अगर वो चाहें तो किसी एक सीट से तैयारी करके उस सदन में जा करके अपने लोगों की आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन वो हर कोई जो है मायावती बनना चाहता है। ये सबसे बुरी चीज़ है। हमारे समाज के लोगों के अंदर सबसे बुरी चीज़ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति मायावती बनना चाहता है। कांसीराम कोई नहीं बनना चाहता। कांसीराम साहब चाहते तो क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे? लेकिन उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। हर कोई मायावती ही क्यों बनना चाहता है? अरे कांसीराम भी तो बनो। एक नेता है तो हमारे समाज का। हर कोई कुर्सी की लड़ा जा रहा है, मेरी फोटो आ जाए, मेरा बैनर आ जाए, मेरी फोटो, थोड़ी सी फोटो आ जाए, मेरा चेहरा दिख जाए। मत लड़ो फोटो के लिए, मत लड़ो कुर्सी के लिए। इस समाज को कब तक धोखा दोगे? मैं नेताओं से कह रहा हूं अपने। आने वाला जो समाज होगा, आने वाली जो पीढ़ी होगी, आपको कभी माफ नहीं करेगी। हमेशा आपको गालियां देगी और कहेगी कि जब लड़ने का समय था तब आप जो है दूसरों की चौखट पर नाक रगड़ रहे थे। आप 1-2 सीट के रो रहे हैं। शर्म आती है मुझे आपका अपने समाज का नेता कहने में। आप 1-2 सीट के रो रहे हैं। जो व्यक्ति संविधान बदलने की बात करता है, चंद्रशेखर आजाद जी उसके साथ गठबंधन करते हैं। ये आपकी बहुजन विचारधारा है? कभी कदार तो लगने लगता है कि आप बहुजन समाज के हितैषी नहीं, आप बहुजन समाज के विरोधी हैं। लेकिन आप इस शरीर का एक हिस्सा हैं, तो काटते हैं तो दर्द तो थोड़ा होता ही है। बस ये समझ लीजिए। अब यही मेरा निवेदन भी है कि आप इनको चाहिए यही कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर के उनका समर्थन करें। आपने पार्टी बना ली, कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है समाज को देखिए, उस बाबा साहब के संविधान को देखिए। इसको बचाने का समय अभी है। अगर ये 24 में सरकार बना लिए तो यकीन मानिए इस संविधान को अवश्य बदल देंगे। तब ये कैसे लड़ेंगे? और ये जो यूथ है, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ, ये यूथ है, इसको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को इस त्याग को समझना चाहिए।
बहन कुमारी मायावती, लोग कहते सड़कों पर नहीं उतरती हैं। क्या जानते हैं आप बहन जी के बारे में? बहन जी ने एक वर्तमान डीएम के गाल पे थप्पड़ जड़ दिया था। तिहाड़ जैसी जेल में रह के एक महिला होकर के कोई भेजेगा अपनी बहन बेटी को? तिहाड़ जैसी जेल में रह के आई हैं बहन कुमारी मायावती जी। उनका वो त्याग और संघर्ष रहा है। इसलिए इस यूथ को समझना चाहिए और कैडर से जुड़ें। जो कैडर आज जो जय भीम को जय भीम करने से नहीं हो जाएगा। उनकी विचारधारा को समझिए, तब जाकर के समाज का और लोगों का कल्याण हो। जब कांसीराम साहब का समय था तो गांव और गली गली जो है कैडर चलते थे। लोगों को तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ए.वी. रामास्वामी नाइकर और इन तमाम जो बहुजन समाज के जो महापुरुष रहे हैं, इनकी विचारधाराओं के बारे में बताया जाता था। आज आप, मेरा एक प्रश्न भी है कि आज कितने यादव लोग ललई सिंह यादव को जानते हैं? कितने यादव लोग जो है ललई सिंह यादव को पढ़ते हैं? कितने माली समाज के लोग ज्योतिबा राव फूले को पढ़ते हैं? कितने मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कितने लोग फातिमा शेख को पढ़ते हैं? कितने आज पाल समाज के लोग जो ए रामास्वामी नाइकर को पढ़ते हैं? लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा को ही नहीं पढ़ पाए। आप देखिए इधर, आप देखिए कितने फोटो लगे हैं। अब देखिए ये जो है हमारे समाज के महापुरुष रहे हैं। बिरसा मुंडा जी रहे, ललई सिंह यादव जी रहे, ए रामास्वामी नाइकर रहे, फातिमा शेख रहे, सावित्री फुले रहे, ज्योतिबा फुले जी रहे। जितने ये लोग रहे हैं, आज आप बताइए कितने लोग इन महापुरुषों को पढ़ते हैं? जब तक ये युवा इनकी विचारधारा को नहीं पढ़ेगा तब तक जो है मुझे लगता है कि परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं आएगी। परिवर्तन तभी होता है जब आपके अंदर सोच उपजेगी, और सोच तभी बनेगी जब आप जानेंगे और पढ़ेंगे। जब आपके अंदर तर्क करने की क्षमता आ जाएगी तब आपके दिमाग में ये प्रश्न भी उठेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वरना ऐसे आपको जो समझाया जाएगा वो आप मानेंगे। और दूसरी बात, जो ये बहुजन समाज के जो नेता हैं या बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, उनको वही पुराना अपना काम जो मानवर से कांसीराम साहब करते थे, गाँव गली गली कैडर, वो कैडर देना शुरू कर देंगे। अब कैडर होना बंद हो गए हैं। इसलिए आज हमारे युवा, हमारे लोग, हमारे जितने भी कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक जो भी हैं, आज हमसे छिड़क के दूसरे पाले में जाने लगे हैं। अगर वो कैडर शुरू हो जाए तो देर नहीं लगेगी। खेत वही से बीज डालने की जरूरत है, फिर से फसल तैयार हो जाएगी। बस अब कोई बीज डालने वाला नहीं है, खेत तो पड़ा है, तो प्रतीक्षा कर रहा है कोई बीज डाले, पानी डाले, हम फसल देने के लिए तैयार हैं। बस इन नेताओं से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया अब देर न करो, समय हो गया है। अगर अब देर कर दी तो भी हमेशा के लिए सूर्यास्त हो जाएगा। इस बहुजन समाज के लिए कभी सूर्य उदय नहीं होगा, इनके लिए कभी नया सवेरा नहीं आएगा। बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग अपना दल, अपना संगठन, अपना नाम, अपनी पहचान को छोड़ करके सिर्फ एक दफ़ा इस बहुजन समाज के लिए एक मंच पे आ जाओ। क्यों दूसरे घर में जो है जाकर के धक्के खाते हो? क्यों दूसरों की चौखट पे जाकर के नाक रगड़ते हो? चाहे वो श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे वो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, चाहे वो वामन मिश्राम जी हों, जितने भी लोग हैं, ये दूसरे की चौखट पे क्यों जाते हैं? जब इनका खुद का अपना घर है तो ये अपने घर में ही क्यों नहीं? बेशक आप झोपड़ी बना के रहिए, लेकिन अपने घर में रहिए। अगर आप एक साथ नहीं आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं बिल्कुल सही और सत्य कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ। अगर अकेले अकेले सब लोग लड़ेंगे तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि आप इन मनवादियों को हरा नहीं पाएंगे। अगर आप बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इस पूरे भारत देश में बहुजन समाज का राज हो, तो अगर आप चाहते हैं, नेताओं से मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को हक अधिकार मिले, तो आपको एक मंच पे आना पड़ेगा। ये अगर आज नहीं आएंगे तो आने वाले समय में ये लोग आपको नेता नहीं मानेंगे, ये भी तय। वो मानेंगे कि आप स्वार्थी थे, आपने अपने स्वार्थ के लिए आप लोग एक नहीं हुए और सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेकते रहे। अगर आज आप एक हो जाएंगे तो युगों युगों तक लोग आपको हमेशा बताते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि एक, जिसे अभी मैंने इससे पहले बताया था कि मिले मुलायम कांसीराम, ऐसे ही लोग हमेशा बताते रहेंगे कि एक समय था कि सारे नेता एक मंच पे आ गए थे और इन बेईमानों का तख्ता पलट गया था और बहुजन समाज का इस पूरे देश पे राज हो गया था। इसलिए इनको एक आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो फिर ये मान लें कि इनका ये जो 24 का चुनाव है, इनका आखिरी चुनाव होगा।